एपिसोड 540। अनिका का इल्जाम। जैसे ही नन्हे एलेक्जेंडर ने दरवाजे पर खड़ी अनिका को देखा, उसने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली। अनिका कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी एलेक्जेंडर के चेहरे को देखने लगी। उसका मासूम चेहरा देखकर कहीं न कहीं अनिका के मन में उसके लिए काफ़ी इमोशन जागने लगा था। एलेक्जेंडर जब से इस विला में आया था, तब से लेकर अब उसने कुछ नहीं खाया था। अनिका को उसकी चिंता भी हो रही थी, मगर किसी तरह वो अलेक्जेंडर को कच्ची नींद से जगाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि आखिर अलेक्जेंडर को उसने जन्म दिया था या नहीं, मगर कहीं ना कहीं अब अनिका को यह लगने लगा था कि जरूर अलेक्जेंडर का उसके साथ कोई कनेक्शन था। ऐसा नहीं था कि अगर अलेक्जेंडर उसका बेटा ना हुआ तो वह उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मगर अनिका खुद भी एक इंसान थी। हो सकता था कि भविष्य में जाकर उसके मन में जो प्यार आर्यन और रिया के लिए हो, वह अलेक्जेंडर के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाए। उसके स्वभाव को देखते हुए अनिका को इस बात का भी डर था कि पता नहीं भविष्य में अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया एक साथ कैसे रह पाएंगे। कुछ देर तक अलेक्जेंडर का मासूम चेहरा देखने के बाद अनिका दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। अनिका के जाते ही अलेक्जेंडर ने राहत की सांस ली। अनिका के साथ आर्यन, रिया और रोहित भी ऊपर के फ्लोर पर आकर अपने अपने कमरों को पसंद करने लगे। सबसे पहले रिया ने अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, मैं इन दोनों कमरों को एक करके एक बड़ा सा कमरा बनाना चाहती हूँ, जहाँ मेरी डॉल्स भी मेरे साथ रहेंगी। और हाँ, मेरे कमरे में मुझे एक बड़ा सा टेलीविज़न भी चाहिए, जिसे कनेक्ट करके मैं अपनी गेम्स खेल सकूँगी। अनिका ने रिया के सर पर प्यार से चपक लगाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, यह गेम्स का भूत बहुत जल्द मैं तुम्हारे सर से उतार दूंगी। मगर रोहित ने रिया का बचाव करते हुए कहा, हमारी नन्ही सी गुड़िया काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि कब उसे खेलना है, कब पढ़ाई करनी है। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर रोहित को इशारा से कहा कि रोहित उसे अपनी गोद में उठा ले। रोहित ने भी अपनी लाडली की बात मानते हुए ठीक ऐसा ही किया। रोहित ने आर्यन को उसकी चॉइस पूछी ही नहीं, मगर अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए आर्यन से पूछा, तुम्हें किस तरह का कमरा चाहिए? आर्यन के पास इस सवाल का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं था। आर्यन तो यह भी नहीं जानता था कि उसे अपने कमरे में खास क्या चाहिए। आर्यन ने अपनी मॉम की ओर देखकर कहा, कोई भी कमरा जो आपके कमरे के आसपास हो, वह मुझे चलेगा। नन्हे से आर्यन की इस जवाब ने अनिका के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अनिका ने आर्यन को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो ठीक है, आर्यन के लिए कमरा उसकी मॉम डिजाइन करेगी। यह कहते हुए अनिका ने रोहित को आर्यन के कमरे में क्या क्या होना चाहिए इसके सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए। वैसे तो रोहित चाहता था कि आर्यन कुछ सालों बाद अपना एक अलग बंगला बनाकर वहीं रहे। रोहित आर्यन को अपने ही तरह काफ़ी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, मगर आर्यन की तरफ रोहित के इस रवैया ने आर्यन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रोहित को आर्यन से प्यार नहीं था। रोहित को अगर अपने दोनों बच्चों में से एक को चूज करने को कहा जाए तो रोहित बिना सोचे रिया को ही पसंद करेगा। यह बात धीरे धीरे आर्यन समझ चुका था, मगर अनिका की बात टालने की ना तो रोहित में हिम्मत थी और ना ही वह ऐसा करना चाहता था, क्योंकि घर आने के बाद अनिका ने पहली बार रोहित से कुछ मांगा था। आर्यन के कमरे की सजावट और बनावट के बारे में रोहित ने अनिका से सारी जानकारी ले ली। इसके बाद रोहित ने धीमी आवाज़ में अनिका से पूछा, और अब हमारा कमरा कैसा होगा, वह भी बता दो। अनिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें से रोहित की ओर देखा और बस मुस्कुराकर आर्यन को अपनी गोद में पकड़ते हुए नीचे की ओर चली गई। कुछ देर तक पूरे परिवार ने एक साथ ही वक्त बिताया। इसके बाद अनिका आर्यन को लेकर वहाँ से जाने लगी। वक्त आ गया था कि कुछ दिनों तक रिया को रोहित के साथ रहने दिया जाए। अनिका जानती थी कि काफ़ी दिनों से रोहित अपने परिवार से दूर अकेला रहता था। अनिका के इस फैसले से रोहित और रिया दोनों ही काफ़ी खुश थे।
रोहित को अपनी लाडली बेटी के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था और रिया भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित के लाड प्यार में उसे कभी किसी भी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। मारवा हाउस में अपने कमरे में बैठी दादी माँ इस बात को सोच सोचकर मन ही मन काफ़ी परेशान हो रही थी कि रोहित अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपने विला में वक्त गुजार रहा था। ऐसा नहीं था कि रोहित की खुशी दादी माँ से बर्दाश्त नहीं थी, मगर कहीं न कहीं रोहित और अनिका को हंसते खेलते हुए देखकर दादी माँ को ऐसा लगता था कि अनिका रोहित को मारवा खानदान से दूर ले जा रही थी। दादी माँ ने जब तरुण को कॉल लगाया, उसी वक्त तरुण और सुगंधा कोर्ट से डिवोर्स की सारी तैयारी करके बाहर निकले। दादी माँ का कॉल रिसीव करते ही तरुण ने दादी माँ से कहा, बड़ी बुआ जी, हम लोग डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आपको फिर से कॉल करते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस एक पेपर पर अब हर्षिता के सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद हमें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। इससे पहले कि दादी माँ तरुण को कुछ कहने की कोशिश करती, तरुण ने कॉल काट दिया। कोर्ट के बाहर खड़ी हर्षिता के पास जाकर तरुण ने उसे वह डिवोर्स पेपर थमा दिए। हर्षिता की आंखों में आंसू थे। तरुण ने हर्षिता को पेन देकर साइन कहाँ कहाँ करना था वह समझाया। हर्षिता ने एक के बाद एक सारे कागज पर साइन कर दी। जब हर्षिता सारे डिवोर्स पेपर पर साइन कर रही थी, तब तरुण ने रोती हुई हर्षिता से कहा, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। तुम्हारे शरीर की कमजोरी हमारे खानदान के वंश को तो रोक नहीं सकती थी, मगर तुम फिक्र मत करो, डिवोर्स के बाद भी तुम जब चाहो मुझे मिलने आ सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना मिस करोगी, मगर अफसोस मुझे तुम्हें डिवोर्स देना ही होगा, क्योंकि तुम जाओगी नहीं तो मैं जेनी को घर कैसे लाऊंगा। और अब जेनी का घर लाना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि जेनी के पेट में हमारा खानदान का वारिस है। जब तक तुम घर पर थी, मैंने जेनी को कभी घर लाने के बारे में नहीं सोचा था, मगर जेनी मुझे तो तोहफा देने वाली थी, उसके बदले में हमारा डिवोर्स उसके लिए रिटर्न गिफ्ट है। तरुण की बातें हर्षिता को तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई हर्षिता ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें मिस करने की तुमने कोई वजह नहीं छोड़ी है मेरे पास। ना तो तुम इंसान अच्छे हो और ना ही किसी औरत की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, वैसी मर्दानगी है तुम्हारे पास। हर्षिता ने जब यह बात कही तो तरुण गुस्से से तिलमिला उठा। तरुण के ठीक पीछे सुगंधा ने भी यह बात सुनी थी। अपने बेटे के बारे में इस तरह की बात सुनकर सुगंधा से तरुण की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर इससे पहले कि सुगंधा किसी भी तरह की रिएक्शन देती, तरुण ने सुगंधा को इशारा से थोड़ी दूर जाने को कहा। सुगंधा के जाते ही तरुण ने बड़े ही गुस्से से हर्षिता की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ यह सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम हार चुकी हो। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करके तुम अपनी पुरानी जगह वापस नहीं हासिल कर सकती। हमारे खानदान में तुम जैसी बांझ औरत तो कोई काम नहीं है। जरा तुम भी सोचो, ना तुम दिखने में कोई परी हो और ना ही तुम्हारा अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, मगर फिर भी मैंने तुमसे शादी की थी। सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि हमने सोचा था कि तुम हमारे खानदान को जल्द से जल्द एक वारिस दे सकोगी, मगर तुम हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। इसलिए तुम्हें धक्के मारकर मैं तुम्हें अपनी घर की सीढ़ियाँ से उतार रहा हूँ। यह मत समझना कि यह डिवोर्स तुम्हारी खुशी से हो रहा है। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी खुशियाँ का स्वागत कर सकूँ। तरुण की आंखों में जानलेवा गुस्सा नजर आ रहा था, मगर हर्षिता भी डर कर चुप रहने वाली नहीं थी। अब हर्षिता ने जवाब देते हुए कहा, इस डिवोर्स से किसको ज़्यादा खुशी होने वाली है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इस वक्त मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने मुझे जो गिफ्ट दी है वह मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे लिए यह किसी कैद खाने की रिहाई से कम नहीं है। हर्षिता की बात सुनने के बाद तरुण ने कहा, तुम्हारी यह अकड़
बहुत जल्द टूट जाएगी। अब तक तो मैंने सोचा था कि मैं इस डिवोर्स प्रोसीजर को बड़ी ही शान से निपटा दूंगा, मगर अब तुम्हारे तेवर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अकेले डिवोर्स तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी। जब जब लोग समाज में तुम्हारे खानदान के नाम पर थू थू करेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब लोग जब मुझे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें आखिर तलाक क्यों दिया, तो मैं भी उन्हें असली वजह बता दूंगा। फिर देखता हूँ इस भरी जवानी में तुम्हारा हाथ इस पूरे शहर में और कौन थामता है। यह कहने के बाद तरुण वहाँ से निकल गया। तरुण के जाते ही दादी माँ ने फिर से तरुण के मोबाइल पर कॉल लगाया। जैसे ही तरुण ने दादी माँ का कॉल उठाया तो उन्होंने उससे पूछा, क्या डिवोर्स की तैयारियां पूरी हो चुकी है या तुम लोग अभी भी कोर्ट में हो? तरुण ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बड़ी बुआ जी, सब कुछ आसानी से ख़त्म हो गया। डिवोर्स पेपर पर हर्षिता ने भी अपनी सिग्नेचर कर दी है। मैंने तो सोचा था कि काफ़ी हंगामा खड़ा होगा, मगर शुक्र है हर्षिता और उसके घर वालों ने कोई हंगामा नहीं किया और चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। आखिर वह लोग भी शर्मिंदा है। अपनी बेटी को कमजोरी कब तक छिपाते रहेंगे? झूठ बोल बोल के 3 साल बिगाड़ चुके हैं वह लोग। किसी न किसी दिन तो यह होना ही था। दादी माँ को यह कहने के बाद जब तरुण ने मुड़कर हर्षिता को देखा तो हर्षिता अपनी कार में बैठकर वहां से जा चुकी थी। तरुण यह देखकर काफ़ी हैरान हो गया। तरुण यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर्षिता घंटों तक वहीं खड़ी रोती रहेगी और अपनी किस्मत को कोसेगी, मगर हर्षिता ने ऐसी कुछ नहीं किया था। हर्षिता की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने के बाद वह काफ़ी रिलैक्स हो गई थी और यही बात तरुण को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी तरुण के कानों पर दादी माँ की आवाज़ पड़ी। तरुण, अनिका ने कहा कि उसके चेकअप में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तरुण ने जवाब देते हुए कहा, बड़ी बुआ जी देखिए, मैं अपने शरीर की अच्छी तरह जानता हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। दादी माँ ने तरुण की इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो तरुण, हम ऊंचे खानदान के लोग हैं, हमारे साथ कौन किस वक्त क्या खेल खेल जाएगा यह हमें भी नहीं पता है। चलो, तुम्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पर भरोसा नहीं है ना, सही, मगर एक बार हॉस्पिटल जाकर चेकअप तो करवा लो। तुम्हें मॉडर्न ट्रीटमेंट की टेक्निक पर तो भरोसा है ना? वह लोग तुम्हारे शरीर का डायग्नोज करके बता देंगे कि अनिका सच कह रही थी या झूठ। मगर जरा सोचो, अगर कहीं अनिका सच कह रही थी तो यह हमारे खानदान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला है। तरुण अच्छी तरह जानता था कि दादी माँ का इशारा किस तरफ था। तरुण ने दादी माँ को समझाते हुए कहा, देखिए, मैं जेनी को अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं उसके बारे में, मगर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। यह बच्चा मेरा है, आप फिक्र मत कीजिए। दादी माँ को तरुण की बात गले नहीं उतर रही थी। दादी माँ काफ़ी बेचैन लग रही थी। फ़ोन पर दादी माँ ने तरुण को ऊंची आवाज़ में कहा, देखो तरुण, तुम अभी काफ़ी छोटे हो, नादान हो, कुछ बातें तुम्हारी समझ के बाहर हो सकती है, और आखिर चेकअप करवाने में बुराई क्या है? किसी बात की तसल्ली कर लेने में हर्ज ही क्या है? तरुण अच्छी तरह जानता था कि वह मारवा खानदान की दादी माँ की बात को अब टाल नहीं सकता था। तरुण ने दादी माँ से कहा, ठीक है बड़ी बुआ जी, अगर आप कहती है तो मैं अपना बॉडी चेकअप करवाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हुआ नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।